हेलो फाइनेंशियल फाइटर्स, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड बी फाइनेंशियली फ्री चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए एक और आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आ गया हूं और कंपनी का नाम है टार्सन प्रोडक्ट लिमिटेड। थोड़ा अजीब नाम लग रहा है ना, थोड़ा टार्जन से मिलता जुलता। मुझे भी थोड़ा बहुत लगा था, मुझे लगा ये कोई टेक कंपनी है, बट एक बार डिटेल में देखने के बाद मुझे मालूम पड़ा ये तो कुछ और ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्या क्या देखने वाले हैं डिटेल्स में। सबसे पहली बात, अबाउट द कंपनी, बिजनेस मॉडल, सोशल कनेक्ट और सेंटिमेंट्स, फाउंडिंग टीम और इन्वेस्टर्स, रीच विच इज यूजर बेस, फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है इसके, बैलेंस शीट, आईपीओ डिटेल, रिस्क फैक्टर, ब्रोकरेज हाउस रिकमेंडेशन, विल आई अप्लाई और नॉट, एंड देन एक्स फैक्टर। सो ये सारी डिटेल को हम कवर करेंगे वन बाय वन। और हाँ, जो लोग आए हैं सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने, उनके लिए मैं बता दूं ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 135% प्लस चल रहा है। तो अगर आप सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के अप्लाई करना चाहते हो देन यू आर वेलकम। अभी तक तो 135% चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले 2 दिन में क्या होगा। टार्सन प्रोडक्ट लिमिटेड एक लाइफ साइंस कंपनी है जो कि लैब वेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। अब आप सोचोगे लैब वेयर क्या होता है? आपने लेबोरेटरी देखी होगी या फिर मूवीज में वगैरह देखी होगी, तो लेबोरेटरीज के अंदर जो सारे मटेरियल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, या जो सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना जिसमें रखे जाते हैं, वही चीज़ें ये बनाती है। और इसका जो मेन सेगमेंट है बनाने का वो है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, नॉट कांच वाला, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। इन्हीं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को ये मैन्युफैक्चर करती है और डिफरेंट लैब्स को सप्लाई करती है। अब आपको समझ गया होगा कि अच्छा, लैब में जितने भी केमिकल्स वगैरह रखे जाते हैं या ये सब जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उनके कंटेनर्स को ये बनाती है। तो इसमें क्या बिजनेस मॉडल है, कितना प्रॉफिट होगा। चलिए बिजनेस मॉडल को भी देख लेते हैं। ये हम आ गए हैं टार्सन की वेबसाइट पे। आप देख सकते हो टार्सन ट्रस्ट डिलीवर्ड। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स अगर एक बार देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। बॉटल, कार्बॉइज, उसके बाद फिर सेल कल्चर प्रोडक्ट्स, ये सब आपको, ये आपने कभी ना कभी लेबोरेटरी में अगर आप गए होगे तो ये देखे होगे, इस तरह की बॉटल्स है ना, इस तरह के इक्विपमेंट्स आपने ये देखे होंगे। ठीक है, ये ब्लड सैंपल वगैरह पीसीआर प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरीके का आप इनका प्रोडक्ट देख पा रहे हो कि काफ़ी सारे ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो सबके सब लैब के अंदर यूज़ होते हैं। और एक चीज़ आपने नोटिस की कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं। तो अब वेबसाइट से तो हमें समझ में आ गया कि ये किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं और इनको ये लैब वेयर्स में डेफिनेटली देते हैं। अब एक बार समझ लेते हैं कि इनका जो सोशल कनेक्ट है वो किस तरीके का है। चूंकि ये कंपनी B2B कंपनी है, बिजनेस टू बिजनेस, तो इसका ब्रांड वैल्यू उतना स्ट्रांग नहीं होगा हमारे बीच में, मतलब हमारे और आपके बीच में। बट अगर ये लैब वेयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि लैब में टेस्टिंग के लिए यूज होता है, लैब में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होता है, साइंटिफिक एक्टिविटी के लिए यूज होता है, तो इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये कुछ भी गड़बड़ करते हैं या फिर गलती से गलत प्रोडक्ट दे देते हैं और ये सीधा सीधा ह्यूमन से और हेल्थ से रिलेटेड है, तो इनकी ब्रांड वैल्यू पे बहुत इंपैक्ट आएगा। हम इनके प्रेजेंस से एक बार पता कर सकते हैं कि किस तरीके से इनकी ब्रांड वैल्यू है। यहाँ पे आप पूरा इंडिया का मैप देख रहे हो। अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में इनके लगभग 42 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और ईस्ट में लगभग 34 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, साउथ में 36, वेस्ट में 11 डिस्ट्रीब्यूटर और सेंट्रल पार्ट में लगभग 18 डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल 141 डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये अपना प्रोडक्ट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि इनकी ब्रांड वैल्यू सिर्फ किसी एक सेगमेंट में नहीं है या किसी एक स्पेसिफिक एरिया में नहीं है, इंडिया में, पूरे इंडिया में इनका प्रेजेंस है। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं कि फाउंडिंग टीम कौन है और मेन इन्वेस्टर्स कौन है। आप यहाँ पे देख सकते हो मिस्टर संजीव सहगल, ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनका जो क्वालिफिकेशन है, इन्होंने बैचलर डिग्री इन साइंस की है सेंट जेवियर कॉलेज से। ठीक है, और ये इन्होंने ये कंपनी फाउंड की थी 1983 में, तब से ये इसी कंपनी में है और 2018 से ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंटेड हैं। दूसरे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है मिस्टर रोहन सहगल, ये जो है उन्हीं के बेटे हैं मिस्टर संजीव सहगल के। अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो अपनी पढ़ाई की हुई है, बैचलर डिग्री इन साइंस एंड मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की और इनको लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी में। कंपनी में ये एसोसिएटेड हैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रॉम 1 सितंबर 2014 से। आप ये क्लियरली देख पा रहे हो कि पिता और बेटे ये दोनों मेन पोस्ट पे हैं कंपनी के फिलहाल के लिए, और कंपनी को पिछले 36 सालों से अच्छे से रन कर रहे हैं इनके पिताजी। इसके अलावा अगर आप देखोगे
तो संजीव सहगल का जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग 29% का है, रोहन सहगल का लगभग 21% का है, एंड बचा हुआ जो है वो क्लियर विजन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इनका लगभग 49% का है। सो 51% का संजीव और रोहन का मिला के है जो कि मेन प्रमोटर्स हैं, एंड रिमेनिंग जो है वो क्लियर विजन का है। ठीक है, सो अब हमें मालूम पड़ गया इसके फाउंडर कौन है और उनका क्वालिफिकेशन क्या है, कितने सालों से ये कंपनी रन कर रही है, इसके अलावा एक्सटर्नल इन्वेस्टर कौन है ये भी हमें मालूम पड़ गया। अब हम एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले मार्क्यू इन्वेस्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो फेमस है, रेनाउंड है और इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं एज अ क्वालिफाइड इन्वेस्टर। सो आप देख सकते हो कि कंपनी ने ऑलरेडी 306 करोड़ रेस कर लिए हैं एंकर इन्वेस्टर से, और इसमें कौन कौन से नाम है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, रेलिगेयर, जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एडलवाइज, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। सो ये कुछ फेमस रेनाउंड नेम है जो कि इसमें एज अ एंकर इन्वेस्टर और यू कैन एज अ मार्केट इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कंपनी बहुत फेमस कंपनी नहीं है तो हमें ज़्यादातर डिटेल इनकी वेबसाइट से ही निकालना पड़ेगा। इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल नहीं है, बहुत सारे कंटेंट नहीं है, तो हम वेबसाइट से ही मैक्सिमम चीज़ें निकालने का प्रयास करेंगे। सो इनके क्लाइंट के नाम में आप देख सकते हो गोदरेज, हिमालय, HUL, देन लुपिन, मैनकाइंड और नेस्ले, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, ऑक्सफोर्ड, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं इनके, पतंजलि भी इनकी क्लाइंट्स। सो क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ही कंटेनर नहीं बनाता, जैसे कुछ फूड होते हैं, कुछ स्पेशल फूड होते हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल पैकेजिंग करनी पड़ती है, कुछ स्पेशल प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, उस तरह के भी ये चीजें बनाते हैं और इन कंपनियों को सप्लाई करते हैं। सो क्लाइंट देख के हम क्लियरली समझ सकते हैं कि इनका डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत अच्छा रहा होगा। कोई भी छोटी कंपनी अगर किसी बड़ी कंपनी के साथ टाइप करती है ना, तो बड़ी कंपनी जरूर मेक श्योर करती है कि सामने वाली कंपनी लीगली काफी स्टेबल हो, उनका डॉक्यूमेंटेशन काफी अच्छा हो, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी ब्रांड वैल्यू पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर HUL को किसी से टाइप करना है तो ऐसे भी किसी वो एरे गैरे से फटाक से टाइप नहीं कर लेते। तो यहाँ से भी एक हमें स्ट्रॉन्ग सेंस आ रहा है कि इनके क्लाइंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। सो अब हम देख लेते हैं फ्यूचर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि इस तरह की कंपनियां बहुत कम आती हैं। एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऊपर से ऐसे लैबवेयर में जो कि हम डेली यूसेज में हम तो नहीं इस्तेमाल करते, मे बी ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, लैब्स वगैरह में यूज़ होती हैं, तो हमको इसका फ्यूचर इंडस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये चूंकि हेल्थ केयर से रिलेटेड है, सो अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी तो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी ही आएगी। अब आप सोचिए ना, जैसे ही पैंडेमिक आया, जितने भी सैंपल कलेक्ट हो रहे थे वो सब कहीं तो रखे जा रहे होंगे किसी कंटेनर में, तो डेफिनेटली इस कंपनी को उसका बेनिफिट मिला ही होगा। सो इस तरीके से जितने भी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इनको डेफिनेटली फायदा मिलता जाएगा। सो यहां पे आप देख सकते हो कि इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री मार्केट बाय सेक्टर विच इज ये $billion में है। सो आप देख सकते हो 2015 में ये इंडस्ट्री जो है 128 बिलियन की थी, 2020 तक आते आते ये 198 हो गई, विच इज़ 9.1% का CAGR का ग्रोथ, एंड एक्सपेक्टेड है कि ये 198 से 2025 तक जाते जाते ये 557 पहुंच जाएगी, जो कि 23% का CAGR है, जो कि बहुत बड़ा जंप है। सो ये चीज़ तो हमने समझ ली कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर तो क्लियरली दिख रहा है, एटलीस्ट इंडिया में भी दिख रहा है। आपको ये भी पता होगा कि अब जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर पे ज़्यादा खर्च करना चाहती है, जैसे कि आयुष्मान जो योजना थी या फिर और भी जो हेल्थ केयर की योजना आई, PM केयर की योजना आई, वो सब हेल्थ केयर से ही रिलेटेड है। तो अब गवर्नमेंट ज़्यादा पुश कर रही है कि कंट्री में हेल्थ केयर की कोई असुविधा ना हो लोगों को, तो गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा खर्चा भी कर रही है। तो वो सारे बेनिफिट इस तरह की इंडस्ट्रीज में, इस तरह की कंपनियों को डेफिनेटली मिलने ही वाले हैं। एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि लोकेश, ये जो इंडस्ट्री है इसमें जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कंटेनर होते हैं, उसमें तो ग्लास के कंटेनर भी बहुत ज़्यादा हमने देखे हुए हैं, प्लास्टिक के तो इतने देखे नहीं हुए हैं। तो अगर ये इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ आने वाली है तो वो तो ग्लास की इंडस्ट्री को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा एज कम्पेयर टू प्लास्टिक की इंडस्ट्री। तो इस चीज़ को भी एक बार अभी समझ लेते हैं। सो अगर आप देखोगे इंडियन लेबोरेटरी इक्विपमेंट मार्केट रेशियो ग्लास वेयर वर्सेस प्लास्टिक वेयर, सो अगर आप देखोगे 2015 में 41% प्लास्टिक वेयर हुआ करते थे और 59% लगभग ग्लास वेयर हुआ करते थे, जबकि 2020 तक आते आते ग्लास जो है वो घट गया, 48% हो गया, प्लास्टिक जो है वो 52% हो गया। सेम 2025 तक का अनुमान है कि ग्लास जो है वो और कम हो जाएगा और प्लास्टिक जो है वो बढ़ के हो जाएगा 75%, क्योंकि ये इजी होता है हैंडल करना, टूटने फूटने का डर नहीं, और ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री कंटिन्यूअसली ग्रो करने वाली है। तो आप सोचो, एक तो हेल्थ इंडस्ट्री में जो ग्रोथ मिलेगी इस कंपनी को मिलने ही वाली है, प्लस ग्लास को रिप्लेस करके जो प्लास्टिक आएंगे उसका भी ग्रोथ इसको मिलेगा। तो दोनों साइडेड इसको ग्रोथ मिलने वाला है।
तो अब एक चीज समझ लेते हैं कि अच्छा ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी होने वाली है, इतना अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है, तो इसके कॉम्पिटिटर भी होंगे। सो कॉम्पिटिटर का सेगमेंट भी देख लेते हैं। सो अगर आप देखोगे इनके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, मुझे भी इनके बारे में बहुत डिटेल नहीं पता। माइक्रो टिप्स, पेट्री डिशेस, ये थोड़ा सा हमने देखा होगा, सेंट्रीफ्यूग ट्यूब्स, बॉटल्स, कार्बोइज, मेजरिंग सिलेंडर्स, ये सब की अलग अलग कॉम्पिटिटर्स की कंपनियां हैं स्पेसिफिक सेगमेंट में। आप देख रहे हो थर्मो फिशर, वेटलैब, ये सब इसकी कॉम्पिटिटर्स हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो ग्रॉस मार्जिन के मामले में टारसन सबसे ऊपर है 73, बाकी इसके कॉम्पिटिटर बहुत दूर हैं। एक ये है पॉलीमेड, वो भी काफ़ी अच्छा है, और यही एबिडा भी अगर आप देखोगे 41% का, इसके क्लोज कोई नहीं है। नेट मार्जिन 22% का है, इस दूसरे नंबर पे ये एक है। एंड देन ROE भी इसका अच्छा है, 20% का है। एंड देन ROCE भी 27% का है। तो आप देख रहे हो मार्जिन इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सो अब हमने कॉम्पिटिटर काफ़ी डिटेल में देख लिया, फ्यूचर इंडस्ट्री देख ली, सब कुछ देख लिया, सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी बैलेंस शीट, कि क्या ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, वो भी एक देखने वाली बात है। सो सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। ये 3 इयर्स का डेटा, ठीक है, 2019, 2020, 2021। आप देख सकते हो एसेट के मामले में कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है, देन रेवेन्यू के मामले में भी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे जहाँ 38 करोड़ का था, फिर 40 करोड़ का हो गया, फिर 68 करोड़ का हो गया। ये प्रॉफिट आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसमें ग्रोथ आ रही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, ये जो सडन ग्रोथ है 40 से 70 करोड़ का, ये मेजरली आया है ये कोविड की वजह से, क्योंकि टेस्टिंग बढ़ गए, लैब की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। इसी ग्रोथ को सस्टेन कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये चीज़ मुझे आपको ज़रूर हाईलाइट करनी थी। सिर्फ हमें नंबर नहीं देखना कि अरे हाँ बहुत अच्छा नंबर जंप हो रहा है, हमें ये भी सोचना है एज अ इन्वेस्टर कि ये क्यों ग्रोथ आई है। क्योंकि अभी कोविड आया, तो ऐसा तो नहीं हर साल कोविड आने वाला है, इनको इस ग्रोथ का फायदा मिलेगा। एक लेवल के बाद जाके ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएंगे। क्वार्टरली भी अगर आप देखोगे तो 6 करोड़ का प्रॉफिट, और यहाँ पे 24 करोड़ का प्रॉफिट आप देख सकते हो। जून के क्वार्टर में भी इनको यहाँ पे जंप मिला 6 से 24, तो ये भी 4x है। ये वही सेम कोविड का ही मेजर रीजन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे इनका आउटसाइड इंडिया भी रेवेन्यू है, आउटसाइड इंडिया, बट वो 25% तक ही है, मैक्सिमम इनका इंडिया से ही आता है। ये 3 साल का इनका डेटा है, आप देख सकते हो इनका आउटसाइड इंडिया का भी प्रेजेंस रहा है। अब हमने बैलेंस शीट देख ली, बैलेंस शीट थोड़ी ठीक लग रही है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, आईपीओ डिटेल की। लोकेश ठीक है, सब हमें मालूम पड़ गया कंपनी के बारे में। नाउ वी आर इन्वेस्टर्स, बट हमें डेट बताओ क्या करना है। सो आप देख सकते हो आईपीओ की जो डेट है वो 15 नवंबर है, जो कि आज ही के ही दिन खुल चुका है। 17 नवंबर इसका क्लोजिंग डेट है। बेसिक अलॉटमेंट जो होने वाला है वो 23 तारीख को हो जाएगा। अगर नहीं मिला आपको अलॉटमेंट तो 24 को रिफंड हो जाएगा। 25 तारीख को शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और आईपीओ की लिस्टिंग डेट 26 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। और एक बात याद रखना, 135% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। अगर आप 100 रुपये आप लगा रहे हो तो आपको 235 मिल सकते हैं, विच इज 135% एक्स्ट्रा मिलने की संभावना है। दूसरा अगर आप देखोगे तो इसका जो फेस वैल्यू है वो 2 का है। आईपीओ का प्राइस जो है वो 635 से लेकर के 662 का है, तो आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना होता है 662 पे। मिनिमम ऑर्डर आपको 22 शेयर का लॉट खरीदना पड़ेगा, और इशू साइज जो रहने वाला है वो 1000 करोड़ का है। उसमें से 150 करोड़ रुपया जो है ये फ्रेश इशू है। बचा हुआ 873 करोड़ रुपया, विच इज यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ, 873 करोड़ रुपया वो है ऑफर फॉर सेल, मतलब प्रमोटर्स अपने पास लेके जाने वाले हैं, कंपनी में यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 150 करोड़ रुपया ले रहे हैं फ्रेश इशू, मतलब कंपनी के लिए, उसका क्या यूज करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। सो इस 150 करोड़ रुपए के लिए वो एक तो उनके कंपनी के ऊपर कुछ 80 करोड़ का डेट है, उसका रीपेमेंट करने वाले हैं, और देन फिर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज, और देन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो बेसिकली डेट के लिए मैक्सिमम अमाउंट यूज करेंगे, एंड देन फिर कंपनी के छोटा मोटा एक्सपेंशन के लिए। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, वैल्यूएशन। कि लोकेश ये बताओ, ठीक है सब प्राइसिंग वाइजिंग सब ठीक है, बट ये बताओ वैल्यूएशन सही है कि नहीं है। सो यार सबसे पहली बात, डिमांड इतना हाई है, आप देख रहे हो ग्रे मार्केट प्रीमियम लोग इतना देने को रेडी हैं, डबल करने को रेडी हैं पैसा, बट फिर भी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से आप मुझसे पूछोगे एब्सोल्यूट टर्म में, यार
थोड़ा हाई है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दूसरा इनको सबसे बड़ा एडवांटेज कोविड का मिला है, उसकी वजह से ग्रोथ बहुत तेज दिख रही है, ठीक है। उसके बावजूद व्हाट दे आर डिमांडिंग 40 का पीई। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 40 का पीई थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप इसके पहले वाला मेरा आईपीओ का रिव्यू देखे रहे होगे लेटेंट व्यू का, वो एक टेक कंपनी है, उसको कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना, वो भी 40 का पीई डिमांड कर रही थी। ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये 40 का पीई डिमांड करी, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे। बट फिलहाल अभी तो सब महंगे में ही आ रहे हैं। अगर आपको लग गया तो पैसा डबल हो गया, तो बस प्रॉफिट बुक करके मे बी निकल सकते हो आप। सो रिस्क फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। जो पहला रिस्क फैक्टर मैं आपको बता देता हूं, जो कि मेरे लिए भी एक कंसर्न है, वो ये कि इनके जो 5 प्लांट हैं वो सब वेस्ट बंगाल में है। तो आप सोच सकते हो कि ये पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो इनके प्लांट्स हैं वो सब के सब कॉन्सेंट्रेटेड हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे, विच इज वेस्ट बंगाल। तो अगर कल को कुछ उस स्टेट में आगे पीछे होता है, बाढ़ ही आ जाती है, तो इनका पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, यहाँ पे एक चीज़ आप देख भी सकते हो यहाँ पे कि इनके जो 5 प्लांट हैं उसमें से एक इनका है जो जंगलापुर का है, ओन्ड है वो, बाकी सब लीज पे है, विच इज़ गुड थिंग। लीज पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी भी चाहे तो दूसरी जगह पे लीज ले सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग। लाइट वेट एसेट रखा हुआ है। दूसरा, इनका चूंकि ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है, लोगों तक सामान पहुंचाना है, तो क्वालिटी पे इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक ज़रा सा भी इनकी क्वालिटी में डेंट लगाना तो फिर पूरा इनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, पूरे इनके क्लाइंट्स टूट सकते हैं। ये दूसरा रिस्क हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि यार ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे, चॉइस ब्रोकिंग कह रहा है कि यस सब्सक्राइब करना चाहिए, मारवाड़ी शेयर्स कह रहा है यस सब्सक्राइब करना चाहिए, आनंद राठी खुद कह रहे हैं कि यस सब्सक्राइब करना चाहिए। नाउ हमारा फेवरेट सेगमेंट एक्स फैक्टर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हम ध्यान रखते हैं जो कि कई बार इस आईपीओ की भाग दौड़ में मिस हो जाता है। सबसे पहला चीज़ मैंने जो आपको बार बार मैं फिर से हाईलाइट करूंगा, इनके जो 5 प्लांट हैं सिर्फ और सिर्फ सब के सब वेस्ट बंगाल में है। नंबर 2, जो इनका मेन प्लांट है जो इन्होंने ओन किया हुआ है, वहाँ पे अभी तक पूरी तरीके से गवर्नमेंट से क्लियरेंस नहीं मिला हुआ है। वहाँ पे अभी भी एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर का इशू चल रहा है। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरा, ये फैमिली रन बिजनेस है। आपने देखा फादर एंड सन दोनों ही इस बिजनेस को मेनली रन कर रहे हैं। अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे, जो इनकी कोर टीम है उसकी जो टीम साइज है वो छोटी है। एंड व्हेन आई से छोटी है, मतलब मैं खुद एक बार दिखा देता हूँ। तो R&D की टीम में सिर्फ 6 लोग हैं, क्वालिटी की टीम में सिर्फ 6 लोग हैं, टोटल जो है वो 480 है, और उसमें से ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग 390 है। बट ये जो मेन टीम है जो R&D एंड क्वालिटी वाली है वो सिर्फ 6 लोग हैं। तो वो एक मेरे लिए छोटा सा ये था कि यार थोड़ा और बड़ी टीम होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा। ऑब्वियसली दैट्स अप टू यू। नाउ विल आई अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ? अगर इतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन है, पैसा डबल होने की संभावना है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अप्लाई। बट मे बी लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड ना करूँ, मैं थोड़ा वेट करूंगा। हो सकता है अगर ये थोड़ा लो डाउन हो, एक बार मैं 2-3 क्वार्टर पे नज़र रखूंगा कि इनका रिजल्ट किस तरीके से मूव हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कोविड खत्म होगा तो इनके रिजल्ट्स में कितना इंपैक्ट आ रहा है। अगर वो सब कुछ सही रहा तो मे बी मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊँ। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए जाता हूँ तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगा। बट लिस्टिंग गेन के लिए अगर ऐसा ही लिस्टिंग गेन रहा, अगले 2 दिन तक मैं वेट करूंगा। लास्ट डे में अप्लाई करता हूँ, 2 दिन वेट करने के बाद कि किस तरह का लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक रिस्क एंड अप्लाई। सो आप मुझे कमेंट करके बताओ ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, इससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही। इसके अलावा अगर आप कोई और एनालिसिस चाहते हो तो डेफिनेटली डू कमेंट। मैं इस तरह की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आते रहता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो। थैंक यू सो मच।